हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट में हम यूनिट 4 देखते हैं, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। इस पर वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग ऑपरेशंस है। तो स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं क्या क्या टॉपिक है इस पर। तो सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 4 लेक्चर 1। वेल्डिंग। तो वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग मेटल या अलॉयस का परमानेंट फ्यूजन के द्वारा एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है जिसपे हीट की आवश्यकता होती है, और हीट के साथ साथ हम विथ और विदाउट प्रेशर भी हम यूज़ करते हैं। या तो प्रेशर यूज़ कर सकते हैं हीट के साथ, और या बिना प्रेशर के भी हम हीट देके ठीक उसको दो मेटल्स के पार्ट्स को हम या अलॉयस के पार्ट्स को हम परमानेंट ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वेल्डिंग तो आपको सभी जानते होंगे वेल्डिंग क्या है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। अब टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस के दो टाइप्स है। पहला है फ्यूजन वेल्डिंग, दूसरा है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग के भी 5 टाइप्स है: गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, न्यूयर वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। अब गैस वेल्डिंग में क्या क्या है जिसपे आप गैस का यूज़ करोगे? तो जनरली ऑक्सी एसिटिलीन गैस ही यूज़ करते हैं, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। तो ये गैस वेल्डिंग के 3 टाइप्स है। मैं पूरे टाइप्स को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है मेन। ठीक, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग। ठीक, और आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, एमआईजी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग जिसे हम हाइड्रोजन वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूयर वेल्डिंग। न्यूयर वेल्डिंग का नाम इसलिए पड़ रहा क्योंकि ये न्यूयर टेक्निक्स यूज कर रहे हो। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन वेल्ड 2 मेटल्स। ठीक, तो इसमें है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और दूसरा है लेजर बीम वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग ये है। ठीक है, तो मैं सबको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। अभी सिर्फ हम क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं। ठीक है, उसका ट्री डायग्राम है। और एक होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड, अल्ट्रासोनिक, फोर्ज, डिफ्यूजन, एक्सप्लोजिव। ठीक, तो ये टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस था जो मैंने आपको ट्री डायग्राम के द्वारा समझा दिया है। ठीक है, वेट अब थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में भी वही चीज़ है, बस इसको मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार और। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस में आर्क वेल्डिंग में मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ये पूरे टाइप्स इंपॉर्टेंट है आर्क वेल्डिंग के। ठीक है, गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। इस पे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग में 3rd टाइप है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग भी है। और 5वां है लास्ट है जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। ठीक है, तो हम पूरे वेल्डिंग प्रोसेस को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियंट 6वां है रेडियंट वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग जिसे हम न्यूयर वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, लेजर वेल्डिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। और रिलेटेड प्रोसेस क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग है, आर्क कटिंग है, हार्ड कटिंग है, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। तो ये ब्रेजिंग और सोल्डरिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों होता क्या है वो देखेंगे, क्या क्या फ्लक्स यूज होते देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक, फ्यूजन वेल्डिंग मीन्स आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि एक जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, ठीक है, या मेल्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स टू बी ज्वाइंट। ठीक, इस पे फ्यूज हो जाता है। जब आप हीट देते हो तो मेटल फ्यूज होकर आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन वेल्डिंग वही है। और आर्क वेल्डिंग आता है, इस पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग आता है, ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है कि आप हीट तो देते हो, साथ साथ यू विल ऐड सम अमाउंट ऑफ प्रेशर। सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हीट प्रेशर this process will complete. So this is called solid state welding, and this is the example of solid state welding: forge welding, diffusion welding, friction welding.
ओके, अब आर्क वेल्डिंग क्या है हम देखते हैं। होता क्या है कि हम एसी करंट या डीसी करंट के जरिए हम इलेक्ट्रोड से, जो इलेक्ट्रोड है जब वर्क पीस पे टच करेगा, कांटेक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जब टच करेगा दोनों, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी और ये हीट फॉर्म करेगा और वेल्डिंग क्रिएट करेगा, ठीक है, और वेल्डिंग फॉर्मेशन होगा, वेल्डिंग प्रोसेस होगा, ठीक। तो इस पे जो आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो आर्क क्रिएट होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इस पे वेल्डिंग पावर की जरूरत होती है इलेक्ट्रिक आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। वो वेल्डिंग पावर इट मे बी डीसी करेंट, डीसी, और इट मे बी एसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट और एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और इस पे आप इलेक्ट्रोड भी यूज करते हो, जो इलेक्ट्रोड जहां से आपका आर्क क्रिएशन होगा, पावर सप्लाई होगा जो इलेक्ट्रोड में जाएगा, वर्क पीस से कॉन्टेक्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी और आर्क क्रिएट होगा। तो जो इलेक्ट्रोड होगा वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी हो सकता है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। तो आर्क वेल्डिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ दिस एसी करंट और डीसी, ठीक, एसी और डीसी, एंड वी कैन यूज दिस इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, बोथ आर, ठीक। सो दिस इज द डेफिनेशन और सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क वेल्डिंग. This is the diagram of arc welding. This is the power source, and this, from this power source this work table will connect, and other end from this power source this will connect to directly to with the help of this electrode holder to electrode. तो यहाँ पे जो पावर सोर्स है वहाँ से एक वर्क केबल से कनेक्ट होगा और जो वर्क पीस से कनेक्ट रहता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको देना दे सकते हो, ठीक है। और इसका एक सोर्स जो है अदर सोर्स है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव हो, वो इलेक्ट्रोड होल्डर के माध्यम से इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा और दोनों जब कांटेक्ट होंगे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे इसको पॉजिटिव बोलो चाहे इसको नेगेटिव बोलो, चाहे इसको नेगेटिव बोलो चाहे इसको पॉजिटिव बोलो, हम इसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आर्क क्रिएट हो जाएगा. सो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्टरी डायग्राम ऑफ आर्क वेल्डिंग. अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं. यहाँ पे एसी और डीसी पावर सोर्स है, ठीक है, कि वेल्डिंग मशीन है जहाँ पे एसी और डीसी पावर सोर्स है, ठीक. ये इलेक्ट्रोड केबल से इलेक्ट्रोड होल्डर होगा, जो इलेक्ट्रोड है यहीं से आर्क क्रिएट होगा. तो इसी इलेक्ट्रोड को ये होल्ड करके रखेगा, ये इलेक्ट्रोड होल्डर. और ये जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड या नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है वेल्डिंग का है इस साइड में होगा और आर्क क्रिएट होगा, वर्क पीस होगा. सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल है, मॉल्टन वेल्ड मेटल है, वेल्ड पूल भी बोलते हैं जिसे हम, ठीक है. तो यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस क्रिएट होगा. तो आपको आसानी से समझ आ जा रहा होगा इस डायग्राम में. ये क्लैंप है, जो क्लैंप हिले मत आपका जो वर्क पीस है, इसलिए आप उसको क्लैंप करके रखते हो, ठीक है. और ये वर्क केबल है. नेक्स्ट देखते हैं अब क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं. तो डीसी यूज हो सकता है, वेल्डिंग जनरेटर और ट्रांसफार्मर एसी. 2 केबल्स, 1 फॉर वर्क एंड 1 फॉर इलेक्ट्रोड यूज होता है. इलेक्ट्रोड होल्डर यूज होगा, इलेक्ट्रोड यूज होगा. प्रोटेक्टिव सील्स होगा, सील्स में आपका ग्लव्स होगा, गॉगल्स होगा, वायर ब्रश होगा, चिपिंग हैमर्स होगा, ये सब चीज़ें आपकी यूज होगी. तो ये आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स है. अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको डायग्राम में दिख जा रहा होगा. तो ये डायग्राम से समझ आ जा रहा होगा, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. खुली आंखों से नहीं देखना है, ठीक है. प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है. ग्लास पहनना है, ग्लव्स पहनना है, ठीक है. थोड़ा दूरी बना के वेल्डिंग करना है, एकदम चिपक के वेल्डिंग नहीं करना है. कुछ और अनवांटेड मटेरियल ऊपर नहीं रखे होने चाहिए. तो ये सिंपल सा डायग्राम है. अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट में जो जनरली हम 180 एम्पियर या 225 एम्पियर होता है, जो 220 से 240 वोल्ट के बीच होता है, वो यूज़ करते हैं हम. और जो मोस्टली एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन जॉब में यूज़ होता है, ठीक है. तो ये एसी करंट हो गया. डीसी करंट, तो डीसी करंट भी यूज करते हैं. और डीसी करंट पे अब एसी में तो पॉजिटिव नेगेटिव बार बार चेंज होता है, साइनस वेव होता है. लेकिन डीसी में एक बार अगर आप वर्क पीस को पॉजिटिव दे दिए तो पूरा प्रोसेस तक हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगा और इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव रहेगा. अगर आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दिए तो वर्क पीस हमेशा नेगेटिव रहेगा, इलेक्ट्रोड हमेशा पॉजिटिव रहेगा.
तो डीसी करंट के अंदर दो फिनोमेना आ जाती है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, तो अगर किसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो क्या होगा, किसको नेगेटिव दे रहे हो तो क्या होगा, वो हम डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूस फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होना ही है। अब डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्क पीस जो है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। ठीक, और थिनर मटेरियल को, थिन मटेरियल को, पतले मटेरियल को, पतले मेटल्स को हम वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन नहीं होता है, सेलो पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, तो वर्क पीस पॉजिटिव रहेगा। मैं इसका डायग्राम दिखा दूँ तो आपको समझ आएगा। तो ये वर्क पीस पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, थीन मेटल के लिए यूज होता है, सेलो पेनिट्रेशन होता है। ठीक, अब होता है रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी जस्ट इसका अपोजिट, वर्क पीस को निगेटिव रखो, इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव रखो। ठीक है, ये थिक मेटल जो थोड़ा मोटा मेटल्स है उसको वेल्ड करने के लिए यूज होता है और पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से देता है, इसीलिए हम इसे थिक मेटल्स में यूज करते हैं वेल्ड करने के लिए। तो दोनों का डायग्राम देख लेते हैं। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्क पीस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, व्हाट इज डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी एंड व्हाट इज डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, निगेटिव वर्क पीस है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। और एसी में तो बार बार पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइम में चेंज होते रहता है, क्योंकि ये साइनस वेव बनता है। आप वेव जान रहे होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये साइनस वेव बनते रहता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये एक और ये है, डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो हम एक बार इसको नेगेटिव बना दिए और इसको पॉजिटिव बना दिए, तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी बन गया। एक बार डीसी सप्लाई में हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को बना दिए, नेगेटिव वर्क पीस को बना दिए, तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी बन गया। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब दोनों में डिफरेंस, डायरेक्ट करंट डीसी आर्क, अब दोनों में मीन्स डीसी डायरेक्ट करंट आर्क वेल्डिंग और अल्टरनेट करंट आर्क वेल्डिंग में दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट आर्क वेल्डिंग फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मेटल्स जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव को सपोर्ट नहीं कर पाते, चिप्स फॉर्म हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाएगा, आपका वर्क पीस खराब हो जाएगा, या आपका एक थिन लेयर जम जाएगा जो वेल्डिंग को रोक देगा। तो ऐसे बहुत सारी समस्या आती है। ठीक है, तो किस पे क्या यूज़ करना है, किस पे क्या यूज़ नहीं करना है, वो हमें देखना है। तो सूटेबल होता है डीसी जो है फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए होता है। ठीक है, सपोज फेरस के लिए स्ट्रेट सूटेबल नहीं है तो हम रिवर्स पोलैरिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। और एसी आर्क वेल्डिंग में नॉट सुटेबल फॉर नॉन फेरस मटेरियल। डीसी की एफिशिएंसी, और तो सबको पता है कि डीसी की एफिशिएंसी कम होती है, एसी की एफिशिएंसी मोर होती है। अब डीसी में पावर कंजप्शन भी मोर होगा। ठीक है, पावर का खर्चा भी मोर होगा, और एसी में पावर कंजप्शन लेस होता है। ठीक है, और इक्विपमेंट कॉस्ट डीसी में महंगा होता है, एसी में कम होता है। और डीसी में डिफेक्ट्स होने के क्रिएशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक बार आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आप जो निर्धारण कर दिए हैं, मीन्स आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव दे दिए और वर्क पीस को नेगेटिव दे दिए, या इलेक्ट्रोड को नेगेटिव दे दिए वर्क पीस को पॉजिटिव दे दिए, तो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका चाहे वो लेयर जमे, चाहे वो चिप्स फॉर्म हो, कुछ पता नहीं चलेगा। तो आर्क ब्लो वगैरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और जबकि अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं है। वो क्या हो रहा है कि बार बार पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो बीच का जो लेयर बनता है, जो एक मेटल लेयर फॉर्म होता है, जिसके कारण बहुत सारे डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो उसको ब्रेक करते जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है तो। ठीक है, तो ये एसी आर्क वेल्डिंग का ये बेस्ट एडवांटेजेस पे बोल सकता हूँ मैं, बेस्ट एडवांटेज है ये। क्वालिटी ऑफ द वेल्ड इज गुड। ठीक है, सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कोड्स की स्पेसिफिकेशन का यूज़ करती है। ठीक है, तो हमको सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, ठीक ना, और इलेक्ट्रोड्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कोटिंग, कंपोजिशन, वेल्ड मटेरियल। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोड्स को। अब इलेक्ट्रोड्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स और दूसरा होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। तो मैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स में आता हूँ। वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान जो खर्च हो जाए, जिसका कुछ अमाउंट
वेल्ड में क्षय हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान कि आपका जो इलेक्ट्रोड का कुछ पोर्शन उस पर मेल्ट हो जाए, ठीक, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होता है। तो आर्क वेल्डिंग में मीन्स फिलर मटेरियल खुद यूज मतलब खुद कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ही है। अब नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि कंज्यूम नहीं होता, कोई क्षय नहीं होता है, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान। लेकिन आपको मेटल तो ज्वाइन करना पड़ेगा, बीच में फिलिंग करना पड़ेगा। तो उस फिलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स में फिलर मटेरियल यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स हो गया। अब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या आप किस किस में क्या क्या यूज करते हो, वो तो हम खैर स्टेप बाय स्टेप इस वेल्डिंग प्रोसेस पे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में भी यूज होगा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में यूज होगा। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में यूज होगा, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में यूज होगा। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमेशा एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, फिक्स्ड क्वेश्चन, कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स किस में यूज होता है, तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में यूज होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये चीज। अब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स की कैसी होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फ्लक्स कोटिंग होता है। तो फ्लक्स क्या होगा कि कंज्यूम होते जाएगा और एक स्लैग का निर्माण करता है, और स्लैग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि हमेशा ये मेल्ट फॉर्म में रखता है, हीट ट्रांसफर नहीं होने देगा, गैसियस प्रोटेक्टिव करता है इसको, और ये सब चीज़ है, और वायर को भी, अंदर के वायर को भी प्रोटेक्टिव करता है, ठीक है, थिकनेस वगैरह सब दिया हुआ है। सो दिस इज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स डायग्राम। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स रॉड्स या वायर के फॉर्म में यूज कर सकते हो आप। वेल्डिंग रॉड्स है तो 225 से 450 mm लॉन्ग होता है, डायमीटर 10 mm से कम होता है। वेल्डिंग रॉड्स हमको कंटिन्यूस पीरियडिकली चेंज करते रहना है, ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है तो आपको चेंज करते रहना है। वायर भी सेम चीज है। अब नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स हम बेसिकली टंगस्टन यूज करते हैं, कार्बन को हम एकदम रेयरली यूज करते हैं, ठीक है। ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, आर्क, शील्डिंग गैस। अब इस पे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो और आपको फिलर रॉड भी देना पड़ेगा, और मोल्टन वेल्ड पुल ये वाला एरिया है। तो और डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाओगे। ये है आपका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये टीआईजी वेल्डिंग का है। तो टीआईजी वेल्डिंग बताऊंगा क्या होता है। एक सील्डेड गैस है होगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स ऑप्शनल है, फिलर रॉड ऑप्शनल्स है, ठीक है। और सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल है, या वेल्ड पुल बोल सकते हैं, और मोल्टन मेटल को वेल्ड पुल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो मोस्ट एफिशिएंट है ज्वाइनिंग, मेटल को ज्वाइन करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट वे है ये, ठीक। कॉस्ट कम होता है, सभी टाइप से कॉमर्शियल मेटल्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक। लेकिन इसको अब ड्रॉबैक क्या है कि इसको मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा। मैनुअली अप्लाई करोगे तो हर बार अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। डिसअसेंबली मतलब इसको निकालने के लिए फिर से आपको थोड़ा सही सुटेबल नहीं है, और डिफेक्ट्स के वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्रिएशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट वेल्डिंग टाइप है आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में या तो टीआईजी आएगा या तो एमआईजी आएगा। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या हेड हो गया, डायरेक्शन ऑफ द वेल्ड इस साइड होगा, पावर सप्लाई देंगे, कॉन्टेक्ट ट्यूब रहेगा। टंगस्टन इलेक्ट्रोड, तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड मैं आपको पहले ही बताया था, टंगस्टन इलेक्ट्रोड मीन्स एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स है, जिसपे इलेक्ट्रोड्स का कोई क्षय नहीं होगा, और आप यहाँ पे फिलर रॉड यूज करोगे, ठीक है। वो क्या करता है, ज्वाइनिंग को पैक करने के लिए जो आपका जिस फॉर्म में आपका जो मेटल है, दो मेटल को जो जोड़ना है, सपोज दो एल्यूमिनियम का दो मेटल है, तो आप एल्यूमिनियम का फिलर रॉड यूज करोगे तो अच्छे से पैकिंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। दोनों मेटल को जोड़ते टाइम प्रॉपर पैकिंग करने के लिए, अच्छे से जोड़ने के लिए फिलर रॉड का हम यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्ड बेड हो गया, कॉपर शू है, ऑप्शनल है, ये कूलिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं इसको, और शील्डिंग गैस वगैरह है, ठीक। तो इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। तो पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब टीआईजी क्या है,
TIG है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे हम बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इस पे हम नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और एक इनर्ट शील्डिंग गैस का भी यूज करते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन। हीलियम नियॉन आर्गन हम इनर्ट गैस का भी यूज करते हैं इस पे, ठीक है। तो ये सब TIG वेल्डिंग था, सब वही है। मेल्ट वेपर बना देंगे जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक। ये है डायग्राम है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो अच्छे से डायग्राम को देखिए तो आपको डायग्राम आप याद रखोगे तो सब चीज़ याद रहेगा, ठीक है। करंट केबल हो गया, वाटर इनलेट एंड आउटलेट, ये कूलिंग पर्पज से भी कभी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड, गैसियस सील्ड आर्क हो गया, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, गैस नोजल। नोजल इसलिए दिया जाता है कि हाई वेलोसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, तो वेलोसिटी हाई रहेगी तो अच्छे से वेल्ड होगा दोनों मेटल। और यहाँ पे फिलर और वायर है, फिलर रॉड तो आप यूज़ करोगे ही अच्छे से पैकिंग करने के लिए, ठीक है। और नॉन कंज्यूमेबल हमेशा याद रखिएगा, TIG वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड आप यूज़ करोगे। तो सोते उठते बैठते सब टाइम आपको कोई पूछ दे कि TIG वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो आपको झट से आंसर देना है नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो आप TIG वेल्डिंग में, ठीक। तो ये सब था। और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। इनर्ट गैस बता दिया हूँ, हीलियम नियॉन आर्गन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक गैसेस वी कैन मेक वेल्ड विदाउट डिफेक्ट्स। तो इस एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को हम नेगलेक्ट करके, कैसे नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्ट नहीं बोलूँगा, कम करते हैं या रिमूव करते हैं इनर्ट गैस के माध्यम से, और बिना डिफेक्ट्स के आप वेल्डिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये होता है इनर्ट गैस सप्लाई का एक सिलेंडर। तो इनर्ट हीलियम नियॉन आर्गन का गैस सप्लाई कर दोगे वेल्डिंग मशीन से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप दे दिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज है दे दिए, ठीक है। DC है, AC है, क्या है जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक। टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स यूज़ हो गया, गैस पैसेज हो गया, फिलर रॉड भी यूज़ कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। वही चीज़ है, डायग्राम अच्छे से समझ आया करके मल्टीपल डायग्राम्स दिखा रहा हूँ मैं, ठीक। फिलर वायर, ट्रेवल, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, शील्डिंग गैस, सोलिडिफाइड वेल्ड मेटल। तो आपको गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये किस मेटल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील्स का थीन सेक्शन बनाना है, नॉन फेरस मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एलॉयज में इसको यूज़ कर सकते हो। स्पेस व्हीकल्स को वेल्ड करने में यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल डायमीटर थिन वायर ट्यूबिंग को हम वेल्ड करने में यूज़ कर सकते हैं। बाइसिकल इंडस्ट्रीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, वेल्डिंग स्पीड बहुत हाई होती है, किसी फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है इस पर। बोथ फेरस और नॉन फेरस दोनों को हम वेल्ड कर सकते हैं, और वेल्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में क्या करना है कि जिसमें आप जो इलेक्ट्रोड यूज करोगे, इलेक्ट्रोड वायर यूज करोगे, वो इस पे कंज्यूमेबल यूज करोगे। TIG में क्या था कि नॉन कंज्यूमेबल था, ठीक। लेकिन MIG में आप क्या करोगे, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करोगे जो कंज्यूम हो जाए, ठीक। वायर वगैरह ये डायग्राम है और हम आगे देखते हैं। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज होता है। इस पर भी आप जो गैस एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए आप गैस यूज कर सकते हो, हीलियम नियॉन आर्गन वाला, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड पे। MIG वेल्डिंग, अब इसका डायग्राम है, ठीक है। इनर्ट गैस सप्लाई हीलियम नियॉन आर्गन, आप गैस सप्लाई करोगे, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स रहेगा, इलेक्ट्रोड्स फीड्स रहेगा, पावर सप्लाई रहेगा। इनर्ट गैस जो सील्डिंग करेगा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, ठीक है। गैस होल्स वगैरह, होल्स डिफेक्ट्स वगैरह क्रिएशन के लिए वो हमको कम करना है या रिमूव करना है तो हम इनर्ट गैस सप्लाई देते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि आपका कंज्यूम हो रहा है, अब देखिएगा यहाँ पे कि आपका जो इलेक्ट्रोड है कंज्यूम हो रहा है तो कंटिन्यूस आपको इलेक्ट्रोड चाहिए रहेगा, तो आप एक सर्वो मैकेनिज्म लगाते हो, वो मैं दिखाता हूँ। ये है सर्वो मैकेनिज्म।
कंटिन्यूस वायर फीड होते रहेगा, इधर से कंज्यूम हो रहा है और वायर आपका फीड होते रहेगा, ठीक है। और कॉपर कॉन्टेक्ट ट्यूब है, कॉन्सेंट्रिक गैस नोजल है, सीडिंग गैस है, प्रोटेक्टिव गैस अम्ब्रेला क्रिएट हो जाएगा, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर में है तो उससे ये बचाएगा ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है। तो जब जो सील्डेड गैस यूज़ कर रहे हो, हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है, इनर्ट गैस बोलते हैं, वो जो है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इस पर रिएक्ट होने से रोकेगा और आपका वेल्ड जो है बिना वेल्ड इफेक्ट हुए अच्छे से वेल्डिंग हो जाएगा, वेल्डिंग जो है प्रोसेस जो है, ठीक है। तो ये था, ठीक। इसी को ही हम सर्वो मैकेनिज्म बोलते हैं, जो ऊपर से कंटिन्यूस एक पुली टाइप का होता है, उसके बीच में घुसते जाएगा और आपका कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड सप्लाई होते रहेगा वायर के फॉर्म में या रॉड के फॉर्म में, और आपका उधर से कंज्यूम भी होते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। जो 30.5 मीटर पर मिनट होता है इसका वायर, ठीक है। अब क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं इस पे? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा, इनर्ट गैस सप्लाई यूज होगा, वेल्डिंग हेड यूज होगा, या तो एसी पावर यूज करोगे या डीसी पावर यूज करोगे। इलेक्ट्रोड फीडिंग मैकेनिज्म मीन्स इलेक्ट्रोड्स को कंज्यूमेबल है तो आपका कंज्यूम है तो आपका इलेक्ट्रोड छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, एक टाइम में खत्म होता जाएगा। तो कंटिन्यूस आपको एक फीडिंग मैकेनिज्म आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है जो आपका इलेक्ट्रोड को कंटिन्यूस फीड करते रहे, ठीक। जी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये फीडिंग मैकेनिज्म है, ठीक। एडवांटेज क्या है? वेल्डिंग स्पीड हाई होगा, नॉन फेरस मेटल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर पॉसिबल है, यह सस्ता प्रोसेस है, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं कि आसान होता है उसको फीड करने के लिए। फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं होगी इस पर, क्योंकि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। तो जो कंज्यूम होगा जो इलेक्ट्रोड्स, वही आपका पैकिंग में जो आप वेल्ड कर रहे हो उस बीच में अच्छे से पैकिंग होने का यही काम करेगा। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का वही फायदा है कि फिलर रॉड्स की आवश्यकता नहीं होती, और अब वही जो पैकिंग करना रहेगा फिलर रॉड वो यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स कर देता है। वेल्डिंग सिंपल होता है, इनर्ट गैस जो है प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक गैस को, ठीक। अब क्या होगा, ड्रॉबैक क्या क्या है? अब आपका कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रोड्स, तो बहुत सारे सॉलिड इम्प्योरिटीज जो है, जो वेल्ड पूल लिक्विड मोल्टन लिक्विड वेल्ड पूल जो है वहाँ पे तैरते रहेगा, और अगर आप उसको अच्छे से हटाओगे नहीं, जो इम्प्योरिटीज को हटाओगे नहीं, तो आपका जो वेल्डिंग है वो आपका पोरस हो जाएगा, ठीक। और इस प्रोसेस के दौरान एकदम खतरनाक गैसेस क्रिएट होते हैं जो आपकी जान भी ले सकता है, आपको सफोकेटिंग कर सकता है, ठीक। और वेल्डिंग और वर्क पीस को प्रॉपर इसमें क्लीन करते रखना है। तो थोड़ा मेंटेनेंस वाला वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब दोनों वेल्डिंग प्रोसेस के मैं डिफरेंस बताता हूँ। टीआईजी जो है मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस है, आप पूरा इसको मैनुअली करोगे। एमआईजी जो है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो है वो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक। टीआईजी में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, एमआईजी में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हो। टीआईजी है मोर कॉम्प्लिकेटेड है, एमआईजी है इजी प्रोसेस है। ये फेरस और नॉन फेरस किसी भी प्रकार के मेटल को हम यूज़ कर सकते हैं, और पॉसिबल टू वेल्ड नॉन फेरस मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक। तो मैं इस पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो पहला वेल्डिंग था, पहला जो है हम टीआईजी पढ़े हैं, सेकंड जो है एमआईजी पढ़े हैं। अगर आप टीआईजी में अगर आप एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम यूज कर रहे हो, ठीक है, और आप डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हो, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपका वेल्डिंग नहीं होगा या डिफिकल्ट होगा। वेल्डिंग हो भी जाएगा तो डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाएगी। अब वो डिफिकल्टीज कैसे क्रिएट होगी? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ टीआईजी में बता रहा हूँ। टीआईजी में होगा क्या कि आपका एक, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा, वेट कीजिए। ये टीआईजी का डायग्राम है। अब इस पर आप फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम यूज़ करते हो और पावर सोर्स में डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हो, डायरेक्ट करंट आप स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हो, मीन्स आपका वर्क पीस जो है पॉजिटिव रहेगा और इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहेगा, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक।
तो ऐसे में क्या होता है कि एक मेटल लेयर फॉर्म हो जाता है और अच्छे से वेल्डिंग नहीं हो पाता, एक लेयर फॉर्म हो जाता है ना। तो इसको रिमूव करने के लिए आप एसी यूज करोगे, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये बार बार आपका चेंज होते रहेगा। तो जो मेटल का जो लेयर फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म नहीं होगा, चिप्स वगैरह क्रिएट नहीं होगा, चिपकेगा नहीं आपका वेल्डिंग और अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आपको गैस टंगस्टन या टीआईजी वेल्डिंग बोल सकते हैं, टीआईजी वेल्डिंग में अगर आपको एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का करना है तो आपको एसी सप्लाई यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर से हम डिफरेंस में आते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया कि फेरस और नॉन फेरस के लिए होता है, लेकिन नॉन फेरस मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में डिफिकल्टीज आती है अगर आप डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हो। तो अगर आप एसी यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हम बोथ लिखे हैं, हम एसी यूज़ कर सकते हैं। और नॉन फेरस मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक, तो इस पर भी डायरेक्ट करेंट रिवर्स पोलैरिटी यूज़ होती है, ठीक, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो एसी डीसी आप जो भी है यूज़ करना चाहो कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ द वेल्डिंग इज़ गुड, थोड़ा वेल्डिंग की क्वालिटी टीआईजी में अच्छी होती है और एमआईजी में वेल्डिंग की क्वालिटी इसलिए बेकार हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम हो रहा है, बार बार वेल्ड पुल पे जा रहा है, इम्प्योरिटीज आ रही है, बार बार आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज यूर वेल्डिंग प्रोसेस विल नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड बाय वेल क्लीन मेथड। ओके, तो थोड़ी क्वालिटी पुअर हो जाएगी, ठीक। इट इज़ यूज टू एसी करेंट, तो एसी और डीसी दोनों यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप डीसी यूज़ करोगे और कहाँ पे एसी यूज़ करोगे, ठीक है। तो मोस्टली अगर आपको वो सब कंडीशन नहीं देखना है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाला कॉन्सेप्ट है, तो आंख बंद करके आप इट इज़ यूज टू एसी करंट, एसी आप यूज़ कर दीजिए, टीआईजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमआईजी में आप डीसी यूज़ कर दीजिए। अगर आपको वो सावधानी बरतनी नहीं है एल्यूमिनियम में केस में क्या होगा, मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, तो आप आंख बंद करके एसी यूज़ कीजिए टीआईजी में और एमआईजी में यूज़ कीजिए डीसी, ठीक है। यहाँ पे भी आप डीसी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉन्सेप्ट में वो डीसी फेल हो जाएगा, आपका डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में वही एक लेयर फॉर्म हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि एसी करंट यूज़ करो और आप यहाँ पे डीसी करंट यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर दोनों सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एसी करंट टीआईजी में यूज़ करो और ज़्यादा बेहतर है कि आप एमआईजी में डीसी करंट यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन बताया हूँ, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी क्या है, रिवर्स पोलैरिटी क्या है, वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, वेल्डिंग के कितने टाइप्स है। तो वेल्डिंग के 2 टाइप्स हम पढ़े हैं, टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग, दोनों के एडवांटेजेस, दोनों के डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट टाइप्स के हम डायग्राम देखें, समझने की कोशिश किए हैं कि क्या बेस्ट होता है किस पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और डिफरेंट टाइप्स जो हैं हम वो देख लेंगे, ठीक है। और नए वीडियो में ऐड करते जाता हूँ, तो आपको सही टाइम पे नया वीडियो मिल जाए, नया नॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कौन सा वीडियो कब डलेगा, ठीक है क्लास। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।